सिद्दीकी और अंबर शमसी। अंबर, वो हमारे यहाँ उधर कहते हैं सुनाना बहू को और कहना बेटी को वाली बात है। नवाज शरीफ किसको सुना रहे हैं और किसको कह रहे हैं, ये कुछ समझ नहीं आ है। आप यानी कि कहना चाह रहे हैं कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। हाँ, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। अच्छा, ये दिलचस्प है और मेरे ख्याल में कि ये हमेशा मौक़िफ़ मेरा तो रहा है कि याद रखने की ज़रूरत है जो इदारे जिनके सरबराह रहते हैं, इदारों के सरबराह तब्दील होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, सियासतदान नहीं होते। और ज़ाहिर है क्योंकि उनका इशारा जस्टिस एजाज़ुल एहसन की तरफ भी है, जिन्होंने जल्दी अपनी रिटायरमेंट का बंदोबस्त कर लिया। ये भी हम कह सकते हैं कि हालात भी बदल जाते हैं और वो हालात लेकिन सियासतदान के लिए भी बदल सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि 2023 से कबल मियां नवाज शरीफ के, बल्कि मैं कहूँगी 2022 से कबल मियां नवाज शरीफ के लिए जो हालात थे वो हालात नहीं, इसलिए क्योंकि इदारों के सरबराहान भी चले गए। उनका इशारा यही है शायद कि सियासतदान तो सियासत करते रहते हैं और मेरे ख्याल में इसके लिए इसमें एक सबक भी है आगे के लिए भी, और इस पे भी बात करनी चाहिए कि जो हालात इस वक्त भी बने हुए हैं, जो साजगार है मियां नवाज शरीफ के लिए, ये ज़रूरी नहीं है कि वो इसी तरह साजगार रहेंगे। चाहे जितनी ज़मानतें आप दें मुज़म्मिल कि क्या कुछ हो सकता है क्या नहीं। जब इमरान खान साहब भी आए थे उस वक्त एक 10 साला मंसूबा था, उस वक्त भी हमें बताया जा रहा था कि बहुत एक वन पेज पे हैं, बहुत आइडियल एक रिलेशनशिप है फ़ौज के साथ, फ़ौजी क़यादत के साथ और उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब के साथ। लेकिन वो हालात जब बदले तो किस तरह से बदले आप देखें, कितना ज़्यादा पानी गुजर के अब हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते 2021 के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और अब की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो पैगाम है ये मियां नवाज शरीफ ज़ाहिर अदलिया के कुछ ख़ास मेंबरान के लिए भी कर रहे हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के लिए भी शायद पैगाम हो गए। सियासतदान रिटायर नहीं होता, वापस आता है अगर वो अपनी सियासत यानी जो पावर पॉलिटिक्स है उनको खेलनी आए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि ये भी हमें याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो एक ताल्लुकात होते हैं, रिलेशनशिप होती है या इंसाफ होता है, ये भी मेरे ख्याल में हालात और जो सियासी जमात और उसके सरबराह के जो रवैया है, और बदकिस्मती की बात ये है कि उसके भी पर डिपेंडेंट होता है। देखें अंबर, मैं अब चूँकि नसीम सिद्दीकी साहब की तरफ जाना है, नसीम साहब वो बात कर रहे हैं एजाजुल एहसन साहब की और उनके इस्तीफ़ा देकर चले जाने की, और हमने देखा काजी फायद ईसान के ऊपर इतना भी कुछ ऑनस्लॉट आया लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। इफ्तिखार चौधरी साहब पर इतना ऑनस्लॉट आया, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। और भी बेशुमार अदलिया में मिसालें हैं कि उन्होंने मुकाबला किया और जजेस जो हैं वो इस तरह इस्तीफ़ा दे के घर नहीं चले जाते हैं। लेकिन एजाजुल एहसन साहब ने पुरसरार तौर पर इस्तीफ़ा देकर घर जाना चाहा, जो कि अदलिया में अच्छी मिसाल नहीं समझी जाती। नवाज शरीफ इसी पर कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला था तभी इस्तीफ़ा देकर भाग गए। देखिए मुज़म्मिल साहब, आपको तमाम बातों का इल्म है। अगर हम चंद जजेस की जब बात करते हैं तो हर कोई इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेलता है। जैसे अंबर ने कहा ना, खुश नहीं होना चाहिए। अगर एजाजुल एहसन थे तो वो अपनी मर्जी से, या मेरे ख्याल से उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी नवाज शरीफ साहब की। साकिब निसार साहब भी किसी के कहने पे, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर तमाम मामला हो रहे थे और ये मोहरे बनते, जिस तरह आज के लोग भी मोहरे बने हुए, आज के जजेस भी मोहरे बने हुए, क्योंकि चलती इस्टेब्लिशमेंट की है। अगर इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट की ठीक थी तो सारे मामला ठीक चल रहे थे, सब अच्छा है की खबर आ रही थी। नवाज शरीफ साहब 2 दफ़ा ये चीज़ें भुगत चुके हैं। एक दफ़ा जब मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया, उसके बाद उन्होंने सौख्तें बर्दाश्त की, उनके ऊपर तरह तरह के मुकदमे बने, लेकिन जब अच्छा वक्त आया, इस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई, तो सारे मुकदमा ख़त्म हो गए। जरदारी साहब भी ये चीज़ें 2 दफ़ा भुगत चुके हैं, नवाज शरीफ साहब भी 2 दफ़ा ये चीज़ें भुगत चुके हैं। अच्छा, फिर बात बिल्कुल ठीक है। देखे ना, वो केस बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया पनामा वाला, जिसके ऊपर इनको अपना जस्टिस साहब को बना के बिठाया था कि निगरानी करेंगे उसकी। अब बात यह कि नवाज शरीफ साहब के मुँह से ये बातें इसलिए अच्छी नहीं लगती कि जब शहबाज शरीफ साहब जस्टिस कय्यूम मरूम को फ़ोन किया करते थे, या उस वक्त के चीफ जस्टिस राशिद साहब थे, उनको फ़ोन करके अपनी मर्जी के
फैसले करवाया करते थे। तो ये तो हर वक्त में होता है कि जब आपके साथ स्टैब्लिशमेंट है, आप ताकत में हैं, आप जजेस को भी इस्तेमाल करते हैं, आप तमाम इदारों के लोगों को इस्तेमाल करते हैं। असल में ये ट्रेंड पाकिस्तान में ख़त्म होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ आना चाहिए कि अगर कोई करप्ट है, कोई ऐसी बात है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये जिस तरह केसेस सियासतदानों के ऊपर पहले चलते हैं, इतनी हाइप मिलती है। जरदारी साहब के केसेस आप देख लें कि किस तरह उनके ऊपर जो है वो सरे महल के केसेस चले, पता नहीं कौन कौन सा केस चला, फेक अकाउंट्स के केसेस चले। उनका एंड रिजल्ट क्या होता है? एंड रिजल्ट ये होता है कि अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट से बात हो गई है तो आपके तमाम मामला ठीक हो जाते हैं। अभी कल को अगर इमरान खान की भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात हो जाती है, मामला दुरुस्त हो जाते हैं, तो ये सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। तो इन केसेस की कोई वैल्यू नहीं होती। नवाज शरीफ साहब एक बड़े कद के लीडर हैं, उन्होंने 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। मेरे ख्याल से अगर वो अपनी कैंपेन के ऊपर ज़्यादा फोकस करें और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए किस तरह मईशत बेहतर हो सकती है, किस तरह पाकिस्तान को इस टर्मोइल में से निकाला जा सकता है, और उनको उनके पास पूरी सलाहियत मौजूद है, उन्होंने इससे पहले भी प्रूफ किया हुआ है। मेरे ख्याल से इस तरह जजेस के ऊपर टॉन्ट करना और फिर अपने भाई से जजेस को फोन कराना, ये सारी चीजें सामने हैं और लोग इन चीजों से तंग आ चुके हुए हैं। तो इस वक्त ये है कि जो शख्स पाकिस्तान को बहरानों से निकालेगा, मुआशी बहरान से निकालेगा, महंगाई कम करेगा, नौजवानों को रोजगार देगा, मेरे ख्याल से हर कोई उसको एक्सेप्ट भी करेगा, उसको उसके लिए अच्छे कलमात भी निकालेगा। मैं खुद दुआ गो हूँ कि ये इलेक्शन होते हैं, जो भी आए पाकिस्तान के लिए बेहतरी आए, पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरी आए। मेरे ख्याल से अब ये ताने तशन्ने जो है ना, ये अच्छे इसलिए नहीं लगते कि आपको पता है कि कौन किसके इशारों पे के ऊपर क्या काम कर रहा होता है। उस वक्त इजाजुल एहसन के ऊपर क्या प्रेशर था और अभी शायद वो प्रेशर नहीं ले सके। आपने जस्टिस फाइज ईसा की बात की, तो वो डेफिनेटली उन हालात में वो पिंडी चले गए थे और पिंडी जाके उन्होंने अपने मामला दुरुस्त कर लिए थे। शायद इजाजुल एहसन साहब पिंडी नहीं जा सके और अपने मामला दुरुस्त नहीं कर सके, इसलिए उनको रिजाइन देना पड़ा। तो ये मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा मामला नहीं। हमारे मुल्क की अगर तारीख देखी जाए तो इस तरह के लोगों से तारीख भरी पड़ी है। जी मुजम्मिल साहब। देखिए नसीम सिद्दीकी साहब, सवाल गंदम जवाब चना। इमरान खान की तो कोई बात ही नहीं थी, बात इजाजुल एहसन साहब की थी और आप दोनों ने नोहा इमरान खान का पढ़ दिया और उसका सारा तो मेरा मतलब है गुफ्तगू इजाजुल एहसन साहब पर करनी थी, पर आप दोनों ने मिलकर जो है गुफ्तगू सारी इमरान खान और उसके केसेस का नोहा पढ़ दिया। सवाल इतना है कि इजाजुल एहसन साहब इस्तीफ़ा देकर क्यों चले गए। सवाल इतना है कि इजाजुल एहसन साहब के ख़िलाफ़ अगर, जबकि कोई रेफरेंस भी मौजूद नहीं था, उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से क्लीन चिट मिल चुकी थी, उनके ख़िलाफ़ तमाम रेफरेंस मुस्तरद कर दिए गए थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुकम्मल क्लीन चिट मिल चुकी थी। अच्छा मुजम्मिल साहब, इसका जवाब एक मिनट, अब बात तो कर ले नसीम साहब, बात तो कर लें। मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका, आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा, आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा। आपने जो अपना टाइम था वो इमरान खान के नोहे में ज़ाया कर दिया, मेरा कसूर नहीं है। लेकिन अब आप समझें तो सवाल ये है कि नवाज शरीफ मुखातब तो इजाजुल एहसन साहब से थे कि भाई तू क्यों इस्तीफ़ा दे के चला गया, तेरे दाल में कुछ काला है, तुमने फेस क्यों नहीं किया। और ये सवाल जायज़ है, मुझे रिपीट करना पड़ेगा कि आपके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक भी शिकायत पेंडिंग नहीं है, आप क्यों चले गए। बताएं ना कौम को आकर कि भाई मैंने इसलिए इस्तीफ़ा दे दिया, मेरे ऊपर ये मेरी कोई चीज़ थी या ये करप्शन थी या कॉन्स्टिट्यूशन 1 था या मैं कोई बीमार हो गया था। मतलब एक एम्बिग्विटी है उनके इस्तीफ़े के हवाले से। और फिर अब वो तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो हम गुफ्तगू इजाजुल एहसन साहब की कर रहे थे, उनका इस्तीफ़े के ऊपर कर रहे थे। मैंने उसमें ये मिसाल दी कि जिन जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस मौजूद था, काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस मौजूद था, उस रेफरेंस का सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल हुआ, उनकी बेगम को मुल्ज़म के कटहरे में खड़ा किया गया। वो अपनी बेगम को मुल्ज़म के कटहरे में खड़े करके साथ खड़े रहे और मुल्ज़म के तौर पे पेश होते रहे। उन्होंने फेस किया, वो तो इस्तीफ़ा देकर नहीं चले गए। पता नहीं आपको पता होगा, पिंडी गए वो तो उमर ताब बंदियाल की अदालत में वो और उनकी बेगम बतौर मुल्ज़म खड़े रहे और बंदियाल साहब उनकी बेगम से बदतमीजी भी करते रहे, लेकिन उन्होंने फेस किया। वो इस्तीफा देकर तो नहीं चले गए ना। इफ्तिखार चौधरी ने इस्तीफा नहीं दिया और कई जजेस ने नहीं दिया। ये क्यों भाग गया? मेरा नसीम साहब से सवाल है, क्योंकि उन्होंने जो अभी इल्जाम लगाया है कि
जो आपने बताया, और यही मेरी समझ है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक केस था, उन्होंने तो ओपन ट्रायल का बल्कि सिफारिश भी की थी, केसेस का सामना भी किया और फिर सुरखरू हो गए।